मुझे कहा है, तकरीबन हर बंदे ने कहा है कि यहाँ पे ना मोबाइल में बाहर निकाल, मोबाइल जेब में ही रखना है। तो ये पहला खाना युगांडा का मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सनी हियर। आज मैं हूँ कंपाला, कैपिटल ऑफ युगांडा। आज का स्पेसिफिक प्लान है ना, उसमें तो एक ये है कि आज ये सिटी एक्सप्लोर करेंगे। आज एक तो सिटी घूमने का प्लान है। सिटी में जो मेन जगह है वो देखेंगे, कुछ खाने भी ट्राई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले ना मैंने जाना यहाँ पे बस स्टेशन, क्योंकि आज मैं युगांडा छोड़ रहा हूँ और अगला जो मेरा मुल्क है वो है रवांडा। तो क्योंकि मेरा प्लान मोस्टली यही है कि सारा ये बाय रोड ही मैंने ये सारे मुल्क देखने हैं, तो बजाय कि मैं यहाँ से फ्लाइट लूँ अगले मुल्क के लिए, तो यहाँ से बस लेंगे रवांडा के लिए। तो बस स्टॉप पर जाना है, वहाँ जाके पता करना है कि किस टाइम की बस मिल रही है, क्या ऑप्शन है मेरे पास। तो उसके बाद एक्चुअली जो मेरा एक्चुअल रियल प्लान होगा, मुझे फिर पता चलेगा कि एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ आज सारा दिन, और कब तक मैं कंपाला में हूँ और कब मैंने यहाँ से फिर जाना है। तो फिर जितना टाइम होगा उसके मुताबिक फिर आज की प्लानिंग बाकी करेंगे। कुछ पॉइंट्स मैंने अपनी लिस्ट में डाले हुए हैं जो मैंने यहाँ पे देखने हैं, करने हैं, कुछ खाने ट्राई करने हैं। बट दैट्स ऑल डिपेंड कि मेरी किस टाइम की बस मुझे यहाँ से मिलती है रवांडा की। तो भी जल्दी से निकलते हैं। एक तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट इंक्लूड है इस होटल में, यहाँ मिलता हूँ। अगर तो अच्छा खाना हुआ तो कुछ थोड़ा बहुत यहाँ से ट्राई करते हैं, अगर ना अच्छा हुआ तो फिर चाय शाय पी के तो यहाँ से निकलते हैं। जूस, फ्रूट्स, ये अच्छा लग रहा है। चिकन थोड़ा बहुत ट्राई किया जा सकता है, वो बनाना लग रहा है दोबारा। कैसा चलता है? तो ठीक ही लग रहा है। बीन्स हैं, सब चिकन है और पराठे। आयरिश पोटैटो पता नहीं क्या होता है। मैं डिफरेंट एरियाज एक्सप्लोर कर रहा था युगांडा के। कुछ ट्राइब भी एक विजिट किया है, कुछ हाइकिंग ट्रैक्स किए हैं। तो अभी फाइनली मैं कैपिटल में पहुंच गया हूँ। तो अभी सबसे पहले मैं जा रहा हूँ उस बस की रिजर्वेशन करवाने, ताकि बस की रिजर्वेशन हो तो मुझे पता हो कि कितने बजे मैंने यहाँ से निकलना है। गुड। सनी। Yeah. I'm called Innocent. Oh, your name is Innocent. Yes. Sunny. Sunny. Yeah. Salam alaikum. Walaikum assalam. You're from where? Pakistan. Pakistan. Yeah. So here is my Boda. See you. Good morning. अच्छा बस ओके हो गई है। 70,000 20-25 बनते होंगे, तो 20 बनते होंगे यूरोस। तो रात को 8 बजे चलनी है, उस बाद 6-7 बजे टिकेगी। ऑनलाइन जो मैं बस देख रहा था ना, मुझे सिर्फ 1-2 बजे की मिल रही थी दोपहर की। तो मैं रात को 1-2 बजे पहुंचना था, तो फिर मुझे पता नहीं था मैंने जाना कहाँ पे है, के गली में। और अफ्रीका वैसे भी आधी रात को किसी सिटी में पहुंच के लावारसों की तरह, तो मुझे वो ईजी नहीं लग रहा था। तो इसलिए मैं खुद ही पहुंचा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे 2-4 बसेज हैं। अभी मैंने जैगवार बस है, यहाँ से बस बुक की है। रात 8 बजे चलेगी, उस बाद उम्मीद है कि 6-7 बजे तक वहाँ पहुँचा देगी। 10 घंटे तकरीबन लग। बहरहाल पहला काम हो गया, एटलीस्ट मेरे पास टाइम है शाम तक। अभी यहाँ से निकलेंगे, जो सबसे पहले यहाँ पे म्यूजियम है, नेशनल म्यूजियम, पहले वो विजिट करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि दिन को क्या एक्टिविटीज की जा सकती है। यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा घबरा ही रहा हूँ वैसे, मोबाइल हाथ में पकड़े वीडियो बनाने में। बहुत लोगों ने मुझे कहा है, तकरीबन हर बंदे ने कहा है कि यहाँ पे ना मोबाइल में बाहर निकाल, मोबाइल जेब में ही रखना है जब आप सिटी के अंदर हो। अभी तक तो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, जब होगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा। जो सबसे पहला स्टॉप है मेरा वो है युगांडा म्यूजियम। कीनिया भी गया था, वहाँ का जो नेशनल म्यूजियम था, वहाँ जाके बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली थी उनकी हिस्ट्री के बारे में। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे युगांडा म्यूजियम में भी इन्होंने अपनी हिस्ट्री रखी होगी, एटलीस्ट उनकी बेसिक हिस्ट्री का पता चल जाए। तो उसके बाद फिर आगे का देखते हैं क्या करना है। आई केम फ्रॉम पाकिस्तान। So what's your name? सनी। Sunny. Sunny. What exactly we see in this museum? Like, is it about culture, history, We or? have history, culture, music, Stone Age, Iron Age, Okay. traditional life, recent history, Iron Age. What is your center of interest? I came from more for the history of Uganda, and definitely the Stone Age history is also kind It was made out of wood. It was made out of wood. of independent monument. Yes. Okay. But now it is in a little bit twisted design, different, a little bit different, but the same, showing the baby liberated and we attained our independence. So it is showing that we are free from colonial That's rule. all. We are now governing ourselves. so we're free from British. Yes.
युगांडा में ना पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी, तो 1962 में मेरे ख्याल से मोर और लेस जिस टाइम पे कीनिया वाले आज़ाद हुए थे, उस टाइम पे जो ब्रिटिश यहाँ पे जो हुक्मरान थे उन्होंने ये मुल्क भी छोड़ा था। तो 1962 में ये मुल्क भी आज़ाद हुआ था ब्रिटिश से। ये आपने देखा ही होगा कि हिस्ट्री में अगर पुरानी फिल्म है उसमें लोग खींच रहे होते थे इस तरह की कार्ट जिसमें ब्रिटिश मिलिट्री के या उनके जो गवर्नमेंट के लोग होते थे वो बैठे होते थे। दिस इज़ वन ऑफ उस टाइम की जो कार्ट है उसमें से एक ही है। It's a unique boat. This boat had no nails. When you look at it, it is woven. No nails in it. हाँ, अच्छा ये इंजन है इसका जो यहाँ से स्टार्ट होता था। एक्चुअली उस टाइम का ये इंजन इसके साथ। तो ये पहली फोर्ड की कार थी, 1925 में युगांडा में लेके आए थे, जो उस वक्त यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नर थे। तो ब्रिटिश गवर्नर के पास ही गाड़ी होती थी, 1925 में आई थी यहाँ पे। दिस इज फर्स्ट टेलीफोन। It was using lines and switches. I know this system. So this was also used by British that time, right? Basically, everything was introduced by the British. अच्छा, जिस जगह पे सोर्स ऑफ नाइल था ना जिंजा सिटी में, जब मैं पहले दिन पहुंचा था, शायद आपने वही लोग देखा हो, उस जगह पे एक्चुअली एक डैम था जहाँ जो सबसे बड़ा डैम है युगांडा का, जो सबसे ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करता है। मैं उस डैम की तरफ तो नहीं गया था, मेरे लिए वो इतना ज़्यादा शायद इंटरेस्टिंग नहीं था डैम, तो लेकिन ये है कि दैट वाज द बिगेस्ट जो डैम है जहाँ सबसे ज़्यादा बिजली पैदा की जाती है। तो जब मैं वो ट्राइब विजिट करने गया था ना मोरोटो वाली साइड पे, एक ही ट्राइब मैंने विजिट किया युगांडा में, तो वहाँ पे लोग भी मार्बल निकाल रहे थे। यहाँ पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा मार्बल है, उसका बिजनेस भी काफ़ी है। तो इस तरह का वाइट मार्बल उस जगह पे था जो लोग वहाँ से पहाड़ से खुद ही निकाल के तो बेच रहे थे। तो यहाँ डिफरेंट इलाके हैं जो युगांडा से, वहाँ से मार्बल भी निकलते हैं। अच्छा, ये काफ़ी इस चीज़ के बारे में ना प्राउड है, होना भी चाहिए। इनकी टीम ने ब्रिटिश को हराया था ओलंपिक्स में 1956 में फुटबॉल में। तो इस मुल्क की इस वक्त भी कंडीशन ये होती थी कि इनके पास तो जूते भी नहीं थे जो यहाँ की लोकल टीम थी, और ब्रिटिश तो डेफिनेटली इनके पास फुली सारा कुछ, सारी एसेसरीज फुटबॉल के लिए मौजूद होंगी। तो इसलिए मैंने स्पेशल पिक्चर यहाँ पे लगाई हुई है कि हम इस टाइम जीते थे यूके से, ब्रिटिश से। व्हाट इज दिस? दे फाइंड ऑयल फ्रॉम युगांडा, सो देयर इज ऑयल इन युगांडा। Yes, around this lake, Albert. अच्छा, युगांडा से बिना ऑयल निकलता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे भी जो गवर्नमेंट है वो एक डिक्टेटर है जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है, इस वजह से कुछ ज़्यादा तरक्की यहाँ हो नहीं पा रही। तो यहाँ पे ऑयल निकलता है, लेकिन ऑयल को रिफाइन करने के लिए यहाँ पे रिफाइनरीज नहीं बनाएंगे। कहते हैं जी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो वो ऑयल किसी और मुल्क भेजते हैं, फिर वहाँ से वो ऑयल रिफाइन होकर वापस यहीं पे आता है। और यहाँ पे हालांकि ऑयल बहुत महंगा है, जितनी प्राइस यूरोप है ना पेट्रोल डीजल की, उतनी ही यहाँ पे, हालांकि इनका अपना ऑयल है, लेकिन प्रॉब्ली करप्शन की वजह से यहाँ पे भी कोई प्रॉपर उसका इंतजाम नहीं किया जा रहा। इस वजह से यहाँ पे कोई ज़्यादा प्रॉपरली तरक्की हो भी नहीं रही। आपको ओवरऑल सिचुएशन नज़र आ रही होगी इस कैपिटल की भी, मतलब बाकी सिटी से तो क्या ही कंप्लेन करनी है, जो कैपिटल की सिचुएशन है वो भी काफ़ी पुरानी है बहुत। इस तरह का ऑयल ना एक्चुअली ज़मीन से निकलता है, जिस तरह गारा सा होता है ना इस तरह का, फिर इसके बाद में रिफाइन किया जाता है और उसमें से प्रॉपर जो ऑयल है उसको सेपरेट किया जाता है। डू यू पीपल आल्सो बिलीव लाइक द ह्यूमन? We have an exhibition about it. विल गो सी दैट। अच्छा, यहाँ पे भी ना काइंड ऑफ यही कॉन्सेप्ट है कि बंदरों से ही बने हैं सारे इंसान। It's Ampala. So the name Ampala and then you have Kampala. You also have this animal in your country because you never seen this alive. No. The hippo jar. It's too big. जो यहाँ पर उन्होंने कुछ हड्डियाँ रखी हैं जानवरों को, इनसे ये नज़र आ रहा है कि जो पहले हिस्ट्री में यहाँ पे जानवर होते थे ना, उनका साइज़ बहुत बड़ा होता था। मतलब ये एक जॉ पड़ा हुआ है हिप्पो का, जो मेरा ख्याल से कोई और कुछ नहीं तो मीटर लंबा तो होगा, इतना बड़ा तो सिर्फ उसका मुंह होता था, और साथ इसका ये दूसरा हिस्सा उसका, मतलब इट्स ह्यूज। जो पहले जानवर इस एरिया में होते थे हिस्ट्री में वो बहुत बड़े होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वहाँ से डिसअपीयर हो गए। जो भी यहाँ पे हाथी या जो हिप्पोज हैं उनका साइज़ काफ़ी स्मॉल है। अच्छा, ये जो बोन्स मिली है ना इनको, ये भी एक राइनो यहाँ पे पहले होता था, लेकिन ये हिप्पो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका सींग नहीं होते थे। ये बड़ा यूनिक एक हिप्पो है जिसकी बोन्स इनको किसी जंगल में मिली थी। तो यहाँ से भी इन्होंने मतलब ये और इसके अलावा जो बाकी उधर हड्डियाँ सारी पड़ी हैं, उसके बाद फिर ये नतीजा अखज़ किया था कि यहाँ पे बहुत से ऐसे जानवर होते थे जो पहले होते थे, अब वो डिस्पीयर हो चुके हैं। अच्छा, पिछले 3-4 दिन से जहाँ मैं घूम रहा हूँ ना कि वो सारा ग्रीन इलाका है, ग्रीन खूबसूरत। लेकिन यहाँ पे ना इनके हिस्ट्री में बता रहे हैं कि ये सारा इलाका डेजर्ट होता था, तो फिर ऐसा ऐसा टाइम बदलता गया, थोड़ा मौसम बदलता गया, तो अब ये सारा ग्रीन हो गया, पहाड़ों पर दरख्त और घास हर जगह उगी हुई है। लेकिन हिस्ट्री में एक्चुअली ये जो युगांडा था ये सारा रेगिस्तान था, और इनको इस तरह पता है कि यहाँ पे जो स्टोन्स वगैरह पड़े हैं, इस पर थोड़ी रिसर्च की है यहाँ के जो भी साइंटिस्ट वगैरह होंगे, तो उनके मुताबिक सारा एरिया पहले डेजर्ट होता था। 3 million years ago she lived. She was nearly 25 years old, 1.1 meters tall, and she was a climber. ये ढांचा दिखा रही है मुझे, ये कह रही है कि ये पहला ह्यूमन था इनके मुताबिक, इनकी रिसर्च के मुताबिक, जिसका नाम लूसी था, क्योंकि 1.1 मीटर उसकी हाइट थी,
और वो पहाड़ चढ़ती होती थी। और ये एक्चुअली जो ट्रांजिशन थी जो बंदरों से जो इंसान में ट्रांजिशन हुई है, तो ये एक्चुअली वो लड़की थी जिसका नाम लूसी था, जो कि पहली ह्यूमन बीइंग थी। अब इसके बारे में बहुत सी बहसें हैं, इसके बारे में बहुत सी थ्योरीज हैं। सो मेरा पर्सनली तो ये ओपिनियन नहीं है कि इंसान बंदरों से इंसान की तरफ आया है, लेकिन यहाँ पे भी और कीनिया में भी म्यूजियम में इन्होंने काइंड ऑफ अपनी तरफ से प्रूफ वगैरह रखे हुए हैं, जिसमें दिखाया हुआ है कि कैसे आस्ता आस्ता ये बंदर इंसानों की शक्ल में बन गए, मतलब ट्रांजिशन उनकी हो गई। जो उनकी खोपड़ियाँ वगैरह हैं कि ये पहले ये होती थी, इस तरह ये बंदर की खोपड़ी है, फिर आस्ता आस्ता वो मोल्ड हो रही है, वो आस्ता आस्ता चेंज हो रही है, तो फिर वो इंसान की खोपड़ी की शेप में वहाँ पे कीनिया में स्पेसिफिकली बड़ी वाज़ेह तौर पे ये रखी हुई थी चीज़ें, वहाँ पे पूरा दिखाया हुआ था। लेकिन इट्स देयर ओपिनियन, इट्स देयर रिसर्च, बट यू फाइंड दिस बोन्स फ्रॉम द लावा, सो व्हिच मींस दीज एनिमल्स डाइड, दे वेंट अंडर द अर्थ इन द लैंड एंड देन व्हेन वोल्केनो इरप्टेड दे कम आउट। अच्छा, ये ढांचे बता रही है कि ओरिजिनल मिले थे इनको, तो बाद में उन्होंने थोड़ी बहुत साथ ऐड करके तो उनको पूरा बनाया हुआ है। तो जो मैंने एक ट्राइब विजिट किया था ना, उनका कल्चर भी मोर और लेस ऐसे ही था। इस तरह के उनके पूरी एक गांव की स्ट्रक्चर होता था, उसके अंदर छोटे छोटे घर स्ट्रक्चर और बने होते थे। अच्छा, ये शीशा जी इनका यहाँ पे पानी भरते थे, तम्बाकू रख के तो यहाँ से पीते होते थे। यहाँ तो ये शीशा यहाँ से शुरू हुआ है, जब अरब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने शीशा इनको भी लगा दिया यहाँ पे। The first gun to be owned by Uganda. Okay. So this came from Arab countries. Yes. Okay. वे वो लोग हैं जो पहले केव्स में रहते थे, मतलब हिस्ट्री में इस तरह केव में पहाड़ों में खुदाई करके केव्स बनाते थे, तो वहाँ पे जैसे ज़िंदगी गुजारते थे अपनी। अच्छा, अभी भी जहाँ मैं ट्राइब में फिर रहा था ना, मोर और लेस कोई ऐसा ही कल्चर वहाँ नज़र आ रहा था कि लोग कहीं बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, अजीब सी सिचुएशन थी। ये वही चीज़ प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे तस्वीर। अच्छा, जिस तरह हम मुस्लिम बिलीव करते हैं ना कि एक मौत का फरिश्ता होता है जो आता है और इंसान की जिस्म से रूह निकाल के ले जाता है, उस तरह के जो युगांडा के लोग हैं ना, वही बिलीव करते हैं कि वो जो मौत का फरिश्ता है ना, वो इस तरह का नज़र आता है। इसको ये बोलते हैं गॉड ऑफ डेथ। तो ये एक्चुअली जो इन्होंने छवि यहाँ पे बनाई हुई है ना, ये वो फरिश्ता बनाया हुआ है और ये वो इंसान है जिसकी वो जान निकाल रहा है। तो एक्चुअली इनके बिलीव के मुताबिक वो जो फरिश्ता, जो भी इसको कहेंगे गॉड ऑफ डेथ जिसको ये बोल रहे हैं, तो इस तरह का नज़र आता है। अच्छा, ये डिफरेंट सारी एसेसरीज़ हैं जो उस वक्त म्यूज़िक के लिए इस्तेमाल होती थी। जो उस वक्त के ये ट्राइब्स के लोग या उस टाइम के जो लोग हैं, वो इस तरह के म्यूज़िक के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो खुद ही बनाते थे, तो इनसे म्यूज़िक प्रोड्यूस करते थे। These are layers. So they have like 90% same DNA as human, and the gorillas has 98%. अच्छा, ये भी ना कुछ किसी बंदर ऐप्स की एक्चुअली हड्डियाँ, उसका ढांचा पड़ा हुआ है। इनके जो बोन्स का स्ट्रक्चर है ना, इट्स वेरी सिमिलर टू ह्यूमंस। और इस तरह के बाकी करैक्टरिस्टिक्स जो ये चीज़ें ढूंढते हैं, मतलब बंदरों में और इंसानों में, वहाँ से फिर ये नतीजा अक्स करते हैं कि जो इंसान है वो भी जानवरों बंदरों से बने हैं। अच्छा, यहाँ के लोगों को ना ये फीड किया गया है कि जो एक्चुअली मिलिट्री या आर्मी के जो लोग हैं ना, वही कंट्री चला सकते हैं, मतलब उन्हीं की हुकूमत है वो जो मर्जी आपको पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। तो डेमोक्रेसी से थोड़ा सा दूर है, लोगों का माइंडसेट भी ये बन चुका है कि अगर किसी ने हुकूमत करनी है, किसी ने मुल्क चलाना है, तो उसका डिक्टेटर होना ज़्यादा ज़रूरी है, उसका मिलिट्री ऑफिसर होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही बहस मेरे साथ शुरू करने लगी थी। मैंने कहा मैं इसको क्या कंपैरिजन चीज़ों का बताऊँ, लेकिन युगांडा में आप फिरते हो तो आपको बहुत वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। मतलब कीनिया और ये युगांडा साथ साथ ही दो मुल्क हैं, तकरीबन सेम टाइम पे इनको इंडिपेंडेंस मिली थी यूके से। इसकी हालत और उसकी हालत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन यार अप टू देम, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, मैं इससे ज़्यादा बहस नहीं कर सका। अच्छा, वैसे ज़्यादा भूख तो भी नहीं लगी थी, लेकिन मैंने एक रेस्टोरेंट यहाँ पे सोचा था जहाँ पे एक बड़ी इनकी कल्चरल लोकल डिश मिलती है, बिल्कुल साथ है, यहाँ पे 1-1.5 किलोमीटर पे है। मेरे ख्याल से बजाय कि मैं दूसरी साइड पे जाऊँ सिटी के, दोबारा ये इस जगह पे खाना खाने आऊँ, तो खाना ट्राई करके तो फिर ही आगे चलते हैं। हेलो, Hello, how are you? गुड, थैंक यू। बोडा, Yes, brother.
What is this? Lowombo. We have chicken lowombo, beef lowombo, Do it with the beef. lowombo beef. Yes. अच्छा अभी मैं पहुंच गया हूँ गद्दाफ़ी मॉस्क। गद्दाफ़ी मॉस्क मतलब गद्दाफ़ी के नाम पे है इस मॉस्क का नाम। गद्दाफ़ी ने इस मॉस्क को फंड किया था, उसने पैसे दिए थे मॉस्क को कंप्लीट करने के लिए, बनाने के लिए, इसलिए गद्दाफ़ी मॉस्क कहते हैं। ये ईस्ट अफ्रीका की ना सबसे बड़ी मस्जिद है, मतलब कीनिया, युगांडा, ये पूरा ईस्ट अफ्रीका है। तकरीबन 15 से 20-25 हज़ार लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। अभी जाकर अंदर देखते हैं, इन्फॉर्मेशन लेनी पड़नी। पहले तो यहाँ पर मुझे लगता है कि टिकट वगैरह की होगी डेफिनेटली, क्योंकि अभी मस्जिद के साथ साथ टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन चुकी है। सो लेट मी फाइंड द ऑफिस। Right, so the place is called the Uganda National Mosque. You can call it the Gaddafi Mosque. It is East Africa's biggest mosque. Everything is not painted, it is all hand carved, like what you see here. Then you can see the Arabic calligraphy in the chandeliers, which completely explains about its Arab design. अब बारी है टावर पे जाने की। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि वन ऑफ द हाईएस्ट मीनार भी होगा या बिल्डिंग भी होगी, जिसके ऊपर से आपको पूरा कंपाला नज़र भी आएगा। वैसे तो शायद बिल्डिंग थोड़ी और हाई भी होंगी, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट क्योंकि ये चोटी पे बनी हुई है मॉस्क, यहाँ से एटलीस्ट आपको काफ़ी अच्छा व्यू नज़र आएगा ऊपर से। 272 स्टेयर्स। अभी जिस मीनार के अंदर मैं चढ़ रहा हूँ ना, ये गद्दाफ़ी मॉस्क का ही मीनार है। एक तो गद्दाफ़ी मॉस्क वैसे हाइट पे बनी हुई है, एक चोटी पे पहाड़ की, तो ऊंची जगह पे है, और उसके अलावा काफ़ी ऊंचा मीनार बनाया है, इसके ऊपर से आपको काफ़ी अच्छा व्यू पूरे सिटी का नज़र आता है। वहाँ से अच्छा अंदाज़ा भी हो जाएगा सिटी में किस तरह की बिल्डिंग है या किस तरह का स्ट्रक्चर है सिटी का। अच्छा कंपाला ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो ये मॉस्क है जहाँ पे पिछले टावर के ऊपर मैं खड़ा हूँ ना, ये बिल्कुल सेंटर है इस पूरे सिटी का। यहाँ पे 7 मेन माउंटेन है, 7 पहाड़ों से मिलके ये वाला सिटी बना हुआ है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे खड़े होकर ना आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत से बाज़ार निकल रहे हैं। जितनी भी गलियाँ जो मेन रोड सिटी के हैं ना, वो सारे एट द एंड इसी हिल पे आते हैं, इसी मॉस्क की तरफ आते हैं। अच्छा भूख सारा ना लग चुकी है, वैसे अच्छा हुआ पहले खाना नहीं मिला, भूख लगी है। वापस उसी रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ जहाँ से भी उठ के आया था, तो जाकर उनका वो खाना ट्राई करते हैं। सो दिस वन व्हाट फूड यू हैव? ये पालक लग रही है, दिस स्पिनच। एक्चुअल चीज़ ये है। अच्छा ये है जी लुवाम्बो, ये युगांडा का एक स्पेशल बड़ा ख़ास खाना है। साथ इसके बनाना जूस भी आ गया। तो ये आप चिकन का ही बना सकते हैं, मटन, बीफ, इवन के मछली का भी बनाते हैं ये। तो ये टमाटर, प्याज वगैरह और स्पाइसेस अपने एक जगह मिक्स करके अंदर पानी और गोश्त डाल के ना फिर बनाना लीफ के अंदर इसको पकाते हैं। उनका ख़ास तरीका बनाने का भी। तो ये मेरे ख्याल से एक ख़ास चीज़ है जो मेरी लिस्ट में थी कि अगर मैंने युगांडा में खाना ट्राई करना है तो ये मैंने ज़रूर ट्राई करना है। अभी तक वैसे मुझे युगांडा के खाने पसंद नहीं आए, लेकिन ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसके लिए मैंने इंतज़ार किया। अच्छा ये पहला खाना है युगांडा का जो मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा खाना अच्छा, सिर्फ थोड़ा सा नमक ज़्यादा था, लेकिन ओवरऑल आई थिंक इट्स वर्थ। अगर कंपाला में आते हैं तो ये ट्राई कर लेना चाहिए। तो कंपाला में जो रेस्टोरेंट है ना ये वाला पैसिफिक, यहाँ पे ये ज़्यादा मशहूर है। बाकी शायद रेस्टोरेंट पे भी मिलता होगा, लेकिन ज़्यादा जो नोन है वो इस रेस्टोरेंट का। बहरहाल अभी यहाँ से निकलते हैं। अब यहाँ पे ना आपको मार्केट दिखाता हूँ, ओपन मार्केट यहाँ पे लगी हुई है। ऊपर मीनार के ऊपर जब खड़े थे वहाँ से नजर आ रही थी जो सबसे बड़ी मार्केट है इस एरिया की। अब उस साइड पे चलते हैं। ये मेरे बूट नहीं खुश्क हो रही कल से। होटल की बिल्डिंग है, वहाँ से बाहर लटकाए हुए हैं, अंदर धूप आ नहीं रही, तो वैसे मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक खुश्क हो गए हैं। आइडिया बुरा नहीं था। Hey, I want to go to Ovino Market.
अभी जो इनकी मेन मार्केट है ना, वहाँ मैं पहुंच गया हूँ। एक तो वैसे बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत ज्यादा दुकानें है इस साइड पे। इसके अलावा इस साइड पे ना मेरे सारे वो ठेले शेले जो ओपन मार्केट है वो लगी हुई है। ये जगह थोड़ी सी एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, बहुत बिजी मार्केट है। मैंने तो वैसे कुछ नहीं खरीदा मार्केट से, क्योंकि मैं शॉपिंग अभी कर ही नहीं रहा, वरना जितने मेरे बाकी के मुल्क रहते हैं वहाँ भी सारा कुछ साथ कैरी करना पड़ना है। तो इसलिए अभी मैं सिर्फ ढूंढ रहा हूँ फ्रेश जूस कहीं से मुझे मिल जाना तो बड़ी बात है, जो कि मुझे नहीं मिल रहा अभी तक। पहले ना मैं अपना फ़ोन जेब में डाल लूँ। मुझे बहुत बंदों ने कह लिया कि फ़ोन जेब में रखा करो या फ़ोन ना बाहर निकाला करो। और इवन जो बोडा बोला वाला था जो मोटरसाइकिल मुझे लेके आया, वो भी कह रहा था जेब में फ़ोन डाल, तो इसलिए फ़ोन बाहर नहीं निकाला जा सकता यहाँ पे, जितना रश है, और कोई ना कोई इशू तो होगा। अच्छा जी, ये बस है, अब इसमें बैठ के जा रहा हूँ किगली रवांडा, अगला मुल्क। अल्लाह खैर करे। ये दूसरा बॉर्डर है जो मैंने क्रॉस करना। पहले वाला तो ठीक ठाक हो गया था खैर, इस पर देखते हैं क्या बनता है।